पहले देखो हम लोग क्या पढ़ना है, गुणन खंड। इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तक। अपवर्तक। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है। अब देखो, ये सब का तो मतलब तुम लोग को नहीं पता, ये इसका भी मतलब नहीं पता, मान के चलता हूँ। लेकिन इसका मतलब पता है, गुणनखंड। ये किसके शब्द से बना, दो शब्द से बना है। गुणा प्लस खंड। खंड मतलब हिस्सा। गुणा का हिस्सा, गुणा हिस्सा। ठीक है। तो देखो, गुणा का हिस्सा है, जैसे कि चार को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो गुणित दो भी लिख सकते हैं, एक गुणित चार भी लिख सकते हैं, ये चार गुणित एक भी लिख सकते हैं ना, ये तीनों लिख सकते हैं, चार बराबर। तो ये गुणा का हिस्सा किए ना हम लोग, इसे गुणा के रूप में हिस्सा किए, दो के रूप में हिस्सा किए, दो गुणित दो करके हिस्सा किए। हिस्सा मतलब भाग, टुकड़ा करना मतलब। ये एक नंबर है ना, उसको टुकड़ा कर रहे हैं, एक ही संख्या है उसको टुकड़ा कर रहे हैं। गुणा का खंड, गुणा का टुकड़ा। अपवर्तक मतलब भी यही होता है, अपवर्तक मतलब भी यही होता है, गुणनखंड और अपवर्तक एक है, याद रखना। अपवर्तक। अब इसका भी नहीं पता है तुम लोग को, कभी भी नहीं, तो रहने दो। तो अब चार के गुणनखंड पूछेंगे, ये तो खंड में तोड़े हम लोग, लेकिन चार के गुणनखंड पूछेंगे, तो क्या क्या होगा, जिसके गुणा में तोड़ सकते हैं उसको। एक के गुणा में तोड़ रहे हैं, यहाँ पास एक के गुणा में तोड़ रहे हैं, फिर दो, दो के भी गुणा में तोड़ रहे हैं, और फिर चार के। तो या तो एक रहेगा गुणा में, या तो दो रहेगा, या चार में। ये गुणनखंड जो है हमेशा प्राकृतिक संख्या रहेगा ना। अब रहने के लिए तो तुम लोग पॉइंट दो गुणित 20 करोगे, तो भी चार आएगा। लेकिन हम लोग को दशमलव संख्या को नहीं देखना है, क्या संख्या को, प्राकृतिक संख्या को only। प्राकृतिक संख्या को ही गुणनखंड बोलते हैं, जो हम लोग जिसके गिनती में उपयोग करते हैं ना, वो संख्या। गिनती में किसका उपयोग करते हैं, एक से शुरू होकर ये अनंत तक जाता है। तो चार के गुणनखंड क्या हो गया, एक के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, दो के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, चार के गुणनखंड। ठीक है। अब वैसे ही गुणनखंड मतलब समझ गए ये। अब इसी का मान के चलो बड़ा का करना है, आठ का करना है, या फिर ये बोलो चार के जैसे गुणनखंड बोला ना, चार के गुणनखंड, इसमें क्या क्या आया, एक आया, और दो आया, और चार आया, आया ना। ये सभी संख्या चार को पूरा पूरा भाग देते हैं, ये सभी संख्या पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग, या विभक्त, विभाजित, विभाजित मतलब डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा विभाजित डिवाइड करते हैं। ठीक है। ये जो है सभी संख्या जो है। तो गुणनखंड हम लोग ऐसे उसको टुकड़े में तोड़ना जिसके गुणा के रूप में हम लोग लिख सके। अब देखो पूरा पूरा भाग देता है, तो सबसे पहले एक और आठ एक दूसरे को तो पूरा पूरा भाग देगा ना, ये खुद तो एक और आठ तो एक दूसरे को देंगे। अब उसके अलावा आठ को कौन सा भाग देता है, और दूसरा संख्या, दो, दो चाहो आठ, होता है ना। फिर तीन तो देता नहीं है, फिर चार को देखो, चार दुनी आठ, होता है ना। चार गुणित दो के रूप में लिख सकते हैं, दो गुणित चार के रूप में लिख सकते हैं, एक गुणित आठ, और आठ गुणित एक। ये भाग भी दे रहे हैं सभी आठ को। ठीक है। तो आठ का गुणनखंड निकाले तो कैसे निकाले, जो इसको पूरा पूरा भाग दिया है आठ को। अब देखो, चार दूनी किए, चार गुणित दो करके ये आया। अब डायरेक्ट यहाँ से आठ को क्यों चेक किए, पांच छह सात को क्यों नहीं चेक किए, क्यों,
अब देखो 2 गुना में जब 8 आ गया तो किसी का पहाड़ा 2 गुना से कितना आएगा? 4। 1.5 गुना थोड़ी ना करेंगे, 1.5 गुना तो हम लोग को करना ही नहीं है। कोई 1.5 गुना है उसका वो तो देखना नहीं है, मतलब कि पूरा पूरा भाग जाए। अगर 6 से भी 1.5 भाग दोगे, 6 से नहीं, मतलब ठीक है, मतलब 105 15 28 24, 6 के लिए 4 के लिए 6 से 1.8 को मान के 6 से भाग दो, तो 6 कम 6 1 2 बचा 20, दशमलव लगा दिए, जीरो उतारे तो दशमलव लगा के कितना भी जीरो उतार सकते हैं, दशमलव लगा के कितना भी जीरो उतार सकते हैं, तो 6 दिया 18। अच्छा 1.22 वहां पे आएगा। तो दुगना होने के बाद सीधा क्या होगा? गुणित 2 होने के बाद सीधा गुणित 1 ही होगा ना, तो इसीलिए डायरेक्ट 8 आएगा। गुणित 2 के बाद तो गुणित 1 ही आता है, गुणा 2 होने के बाद गुणा 1 आएगा, तो सीधा डायरेक्ट 8 पे पहुंच गए। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुणित इसमें ऐसे पूरा पूरा भाग कब देगा? गुणित 1.5 करके आएगा मान के चलो, तो पूरा पूरा भाग से ना देगा। तो अब देखो 8 का गुणनखंड क्या होगा? अब 16 का गुणनखंड क्या है? 16 के गुणनखंड बीच बीच में बोलते रहो ताकि मेरे को पता चलते रहे, आवाज आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, 16 को पहले 1 और 16 तो पहले भाग देगा ही देगा वो खुद, और 1 तो भाग देगा ही देगा। अब देखो, अब 16 तो 2 तो भाग देगा ही, सम संख्या है तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे होता है तो 8 भी भाग देगा ही। ठीक है, और उसके बाद 3 तो भाग देगा नहीं, क्योंकि ये 1 6 7 होता है, 7 1 और 6 का अंक का जोड़ 7 होता है, फिर 3 पंचे 15 होता है, तो 3 भी नहीं जाएगा। फिर 4 चौ 16, 5 भी नहीं जाएगा, इसको भाग नहीं देगा। 6 जाएगा, 6 से भाग देगा, 6 दूनी 12 6 18 नहीं होगा। अब उसके बाद क्या आएगा? 7, 7 भी नहीं देगा। अब देखो 8 दूनी 16, तो अब उसके बाद गुणित 1 वाला ही आएगा ना, गुणित 2 के बाद। अब देखो यहाँ पास कैसे आ रहा है, 1 गुणित 16 वाला आ रहा है, ठीक, 2 गुणित 8 वाला आ रहा है, फिर 4 गुणित 4 वाला आ रहा है। ये बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो घटते जा रहे हैं ना। देखो उसका पीछे वाला संख्या घटते जा रहा है, 16 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर गुणित 2 हो गया, तो अब क्या आएगा? गुणित 1, 2 से छोटा तो 1 ही है खाली। ठीक है, 2 होने के बाद 2 से भाग जाने के बाद सीधा 1 ही है, ये तो 16 का गुणनखंड हो गया। अब वैसे ही मान के चलो मैं पूछ दिया 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड मतलब कितना हिस्सा बांट सकते हैं, तो 1 और 15 में तो बांटेंगे। ठीक है, अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 5 6 15, तो 3 और 5 मिल गया। ठीक है, अब 4 से भी नहीं जाएगा ये, अब 5 से जा रहा है, 5 किया 15, तो गुणित 3 करके आ रही, उसके बाद गुणित 2 करके आ रही, उससे छोटा गुणित 2 और गुणित 1 है। तो ऐसा कोई संख्या बताओ, 15 तो सम संख्या है ही नहीं, तो ऐसा किसी भी संख्या को कुछ 7.5 से गुणा करेंगे तब 15 आएगा। 7.5 को 2 गुना करोगे तो 15 आएगा ना, तो ये 7.5 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो गुणा 3 के बाद क्या आ गया? सीधा गुणा 1 वाला आ गया, तो इसका क्या हो गया? गुणज 1 3 5 5 15, ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड समझ गए जी पूरी तरीके से? तो अब ये गुणनखंड समझ गए। अब गुणनखंड के बाद मैं दूसरा क्या लिखा हूं? दूसरा संख्या क्या लिखा हूं? गुणांक या गुणज एवं उनके गुण। पहले समझ तो लेते हैं क्या होता है गुणांक जो है। गुणांक एवं गुणांक या फिर उसी को बोलते हैं गुणज, गुणज। जैसे उसको गुणनखंड को क्या बोलते हैं? गुणनखंड, गुणा का टुकड़ा। अब वर्तक बोलते थे ना, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तय, अपवर्तय बोलते हैं, अपवर्तय, वर्तय बोलते हैं ना, हाँ वर्तय बोलते हैं। अब गुणांक या गुणज दोनों को, अब इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। गुणा का अर्थ पता है? गुणा होता है और प्लस
अंक, मतलब गुणा करके जो अंक प्राप्त करे उसको क्या बोलते हैं? गुणांक, गुणज। अब गुणज में अब सीधा तुम लोग को वो नहीं बता दूं, जैसे 6 है तो 6 का गुणज क्या होगा? 6 का गुणज या गुणांक ये बता रहा हूँ। गुणा करके जो प्राप्त होता है गुणांक है या गुणज। गुणा करके अंक, 6 से 1 गुणा करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा ना। 6 से 2 गुणा करेंगे 12, 6 से 3 गुणा करेंगे 18, 6 चौ 24, 6 पंचे 30, 6 छः का 36, 6 सत्ते 42, 6 का 7 से गुणा कर रहे हैं। गुणा अंक, 6 का बोला है ना तो 6 का गुणा करते जा रहे हैं। 6 थे 48, मतलब कि जो 6 का पहाड़ा है ना उसी को क्या बोलते हैं? 6 का गुणज या 6 का गुणांक। समझ गए? इसको और क्या बताने की जरूरत नहीं है इसको। 2-3 का एग्जाम्पल लेके समझ गए ना उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक, गुणांक, अपवर्तक या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कि मल्टीप्लाई ही होता है, गुणा करके जो आना हो। इतना समझ गए? अब देखो, अब तुम लोग को सिंपल सिंपल क्या प्रश्न क्या पूछेगा? अब सिंपल सिंपल प्रश्न पूछते हैं। सिंपल सिंपल प्रश्न। गुणनखंड मतलब क्या बताया था? गुणा का खंड टुकड़े में बांटना, यानी जो उसको भाग देता है गुणनखंड। या अपवर्तक लिखता हूं, अब दूसरा नहीं लिखूंगा। अपवर्तक, वेक्टर, वेक्टर। अब देखो ये चीज जो है, जो उसको पूरा पूरा भाग दे, जो किसी जो संख्या को पूरा पूरा भाग दे, वो पूरा पूरा भाग दे, या फिर जिसके रूप में लिखा जा सके। पूरा पूरा भाग दे जिसके गुणा के रूप में उसको लिखा जा सके। अब देखो मैं जो है कौन सा लिखा? 36 लिखा। अब प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि 36 के कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, कितने गुणनखंड है मतलब कितना संख्या उसको भाग देता है, कितना संख्या से उसको भाग दे सकते हैं। अब गुणनखंड में ये बोला हूँ कि हमेशा प्राकृतिक संख्या को ही बोलते हैं ना गुणनखंड, वेक्टर। 36 के कितने गुणनखंड है? तो पहली बात तो 36 के गुणनखंड निकालेंगे, 1 और 36 तो आएगा ही। ठीक है, दो संख्या तो रहेगा ही, दो से तो कम रहेगा नहीं, दो तो रहेगा ही मिनिमम। अब देखो 1 और 36 का लिख दिया। अब देखो ये सम संख्या है ना, सम संख्या 2 से भाग जाता है तो 2 से भाग देकर देखो, 2 एकम 2, 3 है, 3 में 2 घटाए 1 और 2 ये 16 हो जाएगा। 3 में 2 घटा के 1, 36 से भाग देने आता है ना। 2 एकम 2, 1 और 16, 2 अट्ठे 16, 18 आता है ना। मतलब कि 2 18 दूनी 36 भी होता है, तो 18 भी उसका क्या है? गुणनखंड है। अब 2 के बाद कौन सा है? 3 से भाग जाएगा, 3 6, दोनों का अंकों का योग क्या है? 3 6 9, मतलब कि 3 से भी भाग जाएगा। ठीक है, 3 से भी भाग जाएगा तो कितना जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 से ज्यादा, तो अब इधर 12 इधर भी बना के जाओ उधर। अब देखो 4 से भाग जाएगा, 4 मिया 36, तो 4 से भी जा रहा है इधर, 9 से भी जा रहा है। ठीक है, अब 5 से तो जाएगा, इकाई में 5 और शून्य रहना चाहिए। 6 छक्का 36, 6 के बाद 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से दिख रहा है नहीं जाएगा, 8 से 32, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? तो अब गिनोगे। अब इधर से भी शुरू करते गए हैं, इधर को भी लिखते गए हैं, पीछे को इसके साथ में इसके पीछे को भी लिखते गए हैं, तो हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 18 अपने लास्ट में देख लो, 18 दूनी 36, 2 के बाद क्या पहाड़ा आएगा? 2 के बाद सीधा एक ही आएगा। अब देखो कितना हो गया? 1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 के कितने गुणनखंड जी? 9। ठीक है, अच्छे प्रश्न पूछेगा। अब देखो 36 के पूछ दिया, अब कुछ और नंबर पूछते हैं। 45 के कितने गुणनखंड, ये पूछेगा। वाला में क्या देखना है, सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ कि एक से तो भाग जाता ही है, और उसके बाद दूसरा संख्या कौन सी जाएगा, एक से जाएगा, 45 से जाएगा नहीं। ये हो गया। अब देखो ये 4 और 5 है, 45 है तो सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं। तो अब 3 से चेक करो, 3 से जाने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग 4 घन 5 9। 9 है मतलब कि 3 से भी भाग जाएगा। और 3 से कितना भाग जा रहा है, 45 हो गया। 3 का 3 1 15, 3 पंचे 15, 15 15 बार भाग जा रहा है ना, तो 15 के भी पहाड़ा में 45 आता है, तो 15 हो गया दूसरा संख्या। अब ये 4 से तो जाएगा नहीं, 2 से नहीं जा रहे तो अब देखिए 5 से जा रहा है, 5 45। ठीक है, तो 5 45 तो 9 से भी जा रहा है। उसके बाद 6 से देखो, 6 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है। 6 से भाग जाने के लिए 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए, तो 2 से नहीं जा रहा है तो 6 से जाएगा नहीं। उसके बाद 7 से भी नहीं जाएगा, 7 49, और 8 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 8 8 48 होता है। तो अब इसका कितना संख्या हो गया गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड हो गया। समझ गया इतना? हेलो, अब समझ गए ना? ये हो गया गुणनखंड का, ऐसे करना है गुणनखंड का, मतलब इसको कितने संख्या का भाग देना है उसको देखना है बस। ऐसे लिखते जाओ, एक से शुरू करो और इधर जितना नीचे भी आ रहा है उसको भी लिखते जाओ साथ में। उसको जो जो भाग देने पे जो भाग फैलाता है ना उसको भी लिखते जाओ। ये हो गया गुणनखंड का प्रश्न, ये ऐसे पूछता है गुणनखंड में। अब गुणज में कैसे पूछेगा, गुणज या फिर इसी को बोलते हैं मल्टीपल इंग्लिश में, या फिर हिंदी में भी बोलते हैं गुणांक। ठीक है, अब मैं देखो तुम लोग देखो कि मैं पहाड़ा तो अनगिनत तक पढ़ सकता हूँ ना, 6 बरम 72 जानते हो बस उतना। लेकिन 6 13 भी तो होता है ना, 6 14 भी होता है, मतलब कि जो उससे गुणा जाता है, गुणा करने पर जो अंक आता है। हेलो, गुणा करने पर जो अंक आता है उसको सबको लिख सकते हैं। 6 का 132 भी मान के चलो गुणा करने पे आता है, तो 132 भी उसका गुणांक है। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, उसके पहाड़ा को लिखते हैं, 6 के पहाड़ा, 6 से जो जो भाग जाता है उसको लिखते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, गुणनखंड में क्या लिखते हैं, जो इसको भाग देता है, जो इस संख्या को भाग देता है। और गुणांक और गुणज में क्या बोलते हैं, गुणांक और गुणज में क्या बोलते हैं, जिस संख्या को ये भाग देता है। समझ गए ना, इसमें इसको भाग देना है, इस संख्या को भाग देना है। गुणनखंड में जो संख्या दिया है तो उसको भाग देना है, और गुणांक और गुणज में जिस संख्या को ये पूरा पूरा भाग दे देगा। अब देखो इसमें क्या पूछेगा, 6 के गुणज, 6 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं, 50 तक पूछ देगा, 50 तक, क्योंकि इसका तो कोई लिमिट लिमिट नहीं, 1000 तक भी गुणज लिख सकते हैं। तो 50 तक गुणज पूछ दिया, तो गुणज में क्या है, 6 का 6 से शुरू होगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, हुआ ना, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 निया 52। लेकिन 50 तक बोला है ना, तो ये तो 50 से ऊपर हो गया, तो यहाँ तक नहीं जाना है, खाली कितना तक जाना है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 8 बज हो गए 50 तक। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब ऐसे ही पूछेगा गुणज, गुणज और गुणन। ये समझ में आ गया ना, गुणनफल और गुणांक का प्रश्न। अब देखो, हम लोग एक खास संख्या पढ़े, दो। दो के कितने गुणनफल होते हैं बता दो? एक और दो रहते हैं खाली। और तीन के गुणनफल कितने रहते हैं? एक और तीन। और पांच के गुणनफल कितने रहते हैं? एक और पांच। ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है ना। पढ़ाया हूं पहले दो चैप्टर में। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसको केवल या तो खुद से भाग जाए या तो एक से भाग जाए। तो देखो, एक से ही गुणनखंड है उसके, और खुद ही है गुणनखंड में। दो का गुणनखंड दो है और एक है खाली। तो जितने भी अभाज्य संख्या है, और प्रश्न क्या पूछ गया? अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? कोई संख्या नहीं देगा कि दो है कि कितना है, ये नहीं देगा। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? खंड होते हैं। हमेशा कितने होते हैं? कभी भी दो से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक रहेगा तो खुद रहेगा। तो क्या रहेगा? तो वही पास भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितने होते हैं? जो दो को ज्यादा गुणनखंड हो, जिसका दो से ज्यादा भाग हो। मतलब कि जैसे चार है, चार भाज्य गुणनखंड है ना। भाज्य मतलब कि भाग जाता है तो तीन से जाता है, दो से भी जाता है चार से। तो इसके कितने हैं? तो दो से हमेशा ज्यादा रहेंगे। दो से ज्यादा हमेशा गुणनखंड जो है, गुणनखंड को ही हम लोग बोलते हैं क्या? अपवर्ता। इसी को अपवर्तक भी लिखते हैं ना, ताकि भूल मत जाओ। ठीक है, और इसी को ये भी याद रख लो, फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर, FECTOR। ये हो गया। अब देखो, कई संख्या ऐसे हैं। अब देखो कुछ कुछ संख्या दिखा रहा हूँ। 6 का लिखो, 4 का लिखो, और 8 का। इसे क्या लिखो? गुणनखंड। गुण, ये लिख रहा हूँ जो अपना लिख रहा हूँ, उसका मतलब यही है कि गुणनखंड ही है वो। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना। या फिर अपवर्तक, अपवर्तक। ठीक है, वैसे 4 के गुणनखंड और अपवर्तक, 8 के गुणनखंड और अपवर्तक। पहले तो एक रहेगा ही, और क्या रहेगा? 6। अब किससे भाग जाता है? 2 तिया 6, अब 3। उसके बाद 3 चले जाएगा। 2 तिया 6 हो गया, 3 तो 4 की 3 से भाग जाता है 1 2 3 4। और ये किससे भाग जाता है? 1 2। 8 से तो जाता है 1 और 8, 2 4 8, 4 दूनी 8। ये हो गया। अब तीनों में देखो, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? तीनों में, तीनों गुणनखंड में कुछ कॉमन, मतलब कि तीनों में जो है, एक का तीनों में है, एक तीनों में है, और दो भी तीनों में है। उसके अलावा कोई भी संख्या तीनों में है? नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो तीनों में है ना, तो 6 4 8 के समान अपवर्तक। समान मतलब कि तीनों को बराबर अपवर्तक क्या है? 1 और 2 है। समझ गए इसको? अपवर्तक लिख दिए।
कर लिख दिया। अब गुणनखंड को क्या बोलेंगे हम उसको? अब ठीक है, 6 के लिख दिए, 4 के लिख दिए, 8 के लिख दिए। अब समान मतलब कि जो बराबर है तीनों में, तीनों का निकालना है ना, तो तीनों में जो बराबर है, तीनों में बराबर कौन सा दिख रहा है बताओ? समान मतलब या एक तीनों में है, एक मतलब से नहीं है वैसे, एक होगा और इसके अलावा क्या तीनों में है? दो, 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 तीनों में है कि नहीं है? अब देखो, दो दो तीनों में है, एक भी तीनों में है, तो इसे भी क्या बोलेंगे? समान अवस्था। समान मतलब किसका? कॉमन, किसी को कॉमन वेक्टर। कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एक और दो में बड़ा कौन सा है? जाहिर सी बात है, दो बड़ा है और सबसे बड़ा भी है, समान अनुपात का सबसे बड़ा यही है। तो 6, 4, 8 के महत्तम, महत्तम समापवर्तक पढ़े हो ना, ये यहीं से निकला है, गुणनखंड से ही। महत्तम समापवर्तक बराबर 2। महत्तम से क्या रिलेट कर सकते हैं हम लोग? महान। महान किसको बोलते हैं बताओ? जो सबसे बड़ा है तो इसी को महान बोलते हैं ना। ये है बहुत महान आदमी, बहुत बड़े आदमी, इसे कहते हैं ना। ऊपर से निकलेगा महत्तम, उससे निकला है महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा। और सम, सम समान, ठीक है, समान। अपवर्तक मीन्स गुणनखंड। सबसे बड़ा समान अपवर्तक, समझ गए आप? अब इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन वेक्टर, जी सी एफ, ठीक है। तब ये महत्तम संपर्क समझ में आ गया, इसका अर्थ समझ में आ गया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक मतलब क्या है? क्यों निकाल रहा हूं मैं? आलू छीलने के लिए तो नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी आलू छीलने के लिए तो नहीं निकालेगा। तो अब देखो, 2000 सभी को भाग दे रहा है, 6 को भी भाग दे रहा है, 4 को भी भाग दे रहा है, 8 को भी भाग दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और सबसे बड़ा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दो ऐसा संख्या है, 6, 4, 8 के केस में, जो सबसे बड़ा संख्या है, जो इन लोग को भाग देता है, ये तीनों को। तो प्रश्न क्या पूछ देगा? 6, 4, 8 को, तीनों को भाग देने वाला सबसे बड़ा संख्या क्या है? तो क्या आएगा? 2। और सबसे छोटा संख्या तो एक तो रहता ही है। समझ गए? महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब कि, अपवर्तक मतलब कि गुणनखंड, गुणनखंड मतलब कि जो उसको भाग देता है। तो ये पढ़ेगा ना, लाल सा मासा, ये है महत्तम समापवर्तक, माँ सभी पढ़ते हैं और ये पढ़ोगे। अब इसको निकालने का दूसरा भी तरीका है। ये तरीका पहले जान लो कि गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद जो जो कॉमन है। अब इसी का 2 3 और निकाल के बताता हूँ। मान के चलो कोई संख्या दे दिया हम लोग को, 12, 18 और 36, 36 नहीं, 30 का लघुत्तम गुणन, पहले गुणनखंड निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालना है और कॉमन समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालो मतलब कि तीनों को जो, जो तीनों को भाग दे वैसा संख्या निकालो। बोल दिया मेरे को, तीनों को भाग दो वैसा संख्या निकालो। अभी इसका उपयोग भी पढ़ेंगे, जब प्रश्न पढ़ेंगे ना तो इसका प्रयोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया?
1 और 12 तो रहेगी, दोनों को भाग देने वाला गुणनफल में 1 और 12 रहेगी गुणनफल। इसको बार बार प्रैक्टिस कर देना तो गुणनफल और गुणज में फर्क समझ में आ जाएगा। फिर 2 से भी भाग जाएगा, 2 छेद का 12। फिर ये 3 से भी जाएगा, 3 चौ 12। फिर अब उसके बाद क्या ही बचता है, 1 2 3 4 6 12 हो गया। अब देखो अगला 1 18, 1 और 18 जाएगा भाग, 2 निया 18, 3 छेद का 18। अब उसके बाद 4 से तो भाग नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा। 4 और 5 से जब नहीं जाएगा उसके बाद 6 पहुंच गए तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका 1 तीसम 1 और 3 हो जाएगा, 2 से ही भाग गया तो सम संख्या तो 2 2 1 काम 2, 3 में 2 घटाओ 1, 10 हो गया। 2 पंचे 10 मतलब कि 15 आएगा। 15 दूनी 30 भी होता है, 2 15 30, 3 दमाम 30। अब ये 4 जाएगा, 4 8 32 जाता है, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 6 का 30। अब 7 से तो जाता नहीं है, 8 से तो जाता नहीं है, 9 से तो जाता नहीं है। अब 7 8 9 से नहीं जाता, उसके बाद सीधा 10 आ गया तो 10 के बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो इसके साथ मिलाते गए हैं। ठीक है, अब देखो तीनों में जो कॉमन है उसको बताओ मेरे को। तीनों में कॉमन क्या है, समान। तीनों में जो है, जो तीनों में है, तीनों में गुणनफल है, एक तो है ही। फिर इसके बाद क्या है, दो, दो भी तीनों में है। और ध्यान से देखो अगर 3 भी तीनों में है, और 4 तो तीनों में नहीं है, 6 है फिर तीनों में। 4 को देखो, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन 6 तीनों में है। अब 12 को देखो, 12 तो तीनों में है ही नहीं। तो इसके क्या हो गए, समान अपवर्तक क्या हो गए, 12 18 30 के, 12 18 30 के समान अपवर्तक, अपवर्तक, या फिर मैं बोलूं गुणनखंड। कौन कौन से समान तीनों में, पहला तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब मेरे को इसमें बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा है। जाहिर सी बात 6 सबसे बड़ा है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तीनों का। महत्तम मतलब कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक क्या है, 6। तो महत्तम समापवर्तक ऐसे भी निकालते हैं। ठीक है, ठीक है जी। महत्तम समापवर्तक ऐसा संख्या है जो इन तीनों को भाग देता है, लेकिन सबसे बड़ा संख्या है। ये तीनों को भाग दे रहा है, 6 दूनी 12, 6 तीन 12, 6 पंच 30। तीनों को तो भाग दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा यही संख्या है जो तीनों को भाग देगा। इससे बड़ा कोई संख्या नहीं हो सकता, तो तीनों को भाग देगा। 12 को भाग दे रहा है, लेकिन 18 को नहीं दे रहा है। 18 18 को भाग दे रहा है, लेकिन 12 को नहीं दे रहा है। तो 6 से बड़ा कोई संख्या ही नहीं है। और कौन कौन सा समान है, 1 2 3 6। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, अब गुणनफल को तो पढ़ लिए, अब गुणनफल का अब गुणज का पढ़ते हैं। तो 4 के गुणन या फिर गुणांक या फिर अपवर्तक। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अपवर्तक, अपवर्तक ही पढ़ेंगे। वैसे 6 के भी निकाल सकता हूँ, वैसे 10 8 के भी निकाल सकता हूँ, 8 के भी निकाल सकता हूँ। तो 4 के गुणज जब अपवर्तक निकालना है, गुणज अपवर्तक किसके निकालना है, 4 के 6 के और 10 के, तीनों का निकाल। 4 कितना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 16, 4 24, 10 के 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 10 लेते हैं, 10 में लेते डालते हैं, 3 लेते हैं।
तो छोटा छोटा संख्या लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौबीस, 6 तीस, 6 छत्तीस, 6 42, 4 44, ठीक है। आगे जो भी आपको दिखते हैं, तीन तीन छह, तीन तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 24, 3 9 27, 3 10 30, और 3 11 35। आगे जो भी आए, आगे का हम लोग एकदम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जहां तक हाथ लगाएंगे उतना तक बढ़ जाएंगे, जितना दूर तक नजर लिया तो उतना बढ़ जाएगा। अब देखो ये क्या है, अपवर्तन है। क्या है, सबसे पहले अपवर्तन है, ठीक है। अब अपवर्तन है तो देखो, जैसे उसमें समान निकालते हैं, इसमें तो कुछ समान है ना, 12 जो है समान है, 12 तीनों में है ना, ठीक है। 4 किलो में नहीं, 8 भी किलो में नहीं है, 12 किलो में है, 16 किलो में है, 18 15 18 नहीं, 20 किलो में है नहीं है, 24 किलो में है नहीं है, 28 किलो में है नहीं है, 32 किलो में है नहीं है, 36 किलो में है, एक दो, इसको आगे बढ़ेंगे, 3 जन 36, 3 12 36, 36 किलो में है। इसको आगे भी और आगे जाएगा, 24 किलो में प्लस, 24 तो होना चाहिए, 24 तो है किलो में, 24 भी किलो में है, देख रहे हैं ना, 24 किलो में है, तो 4 है और 3 दिख रहा है ना, 4 3 है और 3 के समान अपवर्त है, समान अपवर्त है, अपवर्त है या फिर गुणन, गुणन, या इसी को बोलेंगे क्या, मल्टीपल, मल्टीपल इंग्लिश में क्या क्या है, 12 है, 24 है, 36 है, और ये बढ़ते जा रहे हैं और अभी बढ़ते जो है तो ध्यान से देखो, ये 12 का 12 ही है ना, 12 दूनी 12 से 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ऐसे बढ़ते जाएंगे, कॉमन जो है। अब इसका सबसे बड़ा का तो अंत नहीं है, सबसे बड़ा तो अंत नहीं है, लेकिन सबसे छोटा का तो अंत है ना, सबसे छोटा कौन सा है, 12 है ना, है कि नहीं है, तो 4 6 3 के लघुत्तम, लघु मतलब क्या होता है पता है ना, लघुत्तम समान वर्तय, समान वर्तय क्या है, लघु मतलब छोटा, ठीक है, और कम मतलब समान, समान की सभी है, अपवर्तन, अपवर्तन जो है पूरा ध्यान चाहिए, सबसे छोटा कौन सा है, 12 है, तो 4 6 तीनों से भाग देने वाला, भाग करने वाला, सबसे छोटा संख्या क्या है, 12, ठीक है, ये समझ गए। लघुत्तम मतलब छोटा और कम मतलब बराबर और वर्तन मतलब गुणज, तो तीनों मतलब हमारा, तो इसी को बोलते हैं लघुत्तम। इसका दूसरा तरीका है, लेकिन पहला प्राइमरी तरीका ये है, ठीक है। तो गुणज का गुणज समझ में आए, लघुत्तम समाप्त करके समझ आ गया, मध्यम समाप्त करके आ गया। तो अब इसका समाप्त करते हैं हम, समाप्त मतलब कि जोड़ते हैं सबको, गुणनखंड, गुणनखंड का अर्थ क्या है, गुणा के खंड, क्या क्या बोला कि फैक्टर, गुणा के खंड, जो सभी को, जो किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है,
जो उस संख्या को भाग दे, कौन कौन सा होगा, जो उस संख्या को पूरा पूरा भाग दे, जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे। ठीक है, पूरा विभाजित करे। ठीक है, और इसी में क्या करो, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बनने के लिए कम से कम दो चाहिए, तब तो कॉमन निकालोगे। तो जो दोनों संख्या दो संख्या है, तो दोनों संख्या को पूरा पूरा काट दे, और पूरा संख्या है, जो संख्या पूरा पूरा भाग दे, इसको छोड़ो, ये सब समझ पढ़ो। तो गुणनखंड और गुणज समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। हेलो।